अटैक से संभल नहीं पाई। तो अगर हुकूमत में हो तो पाकिस्तान की तबाही करेगा, हुकूमत से बाहर हो तो जत्थे लेकर हमला आवर होगा। तो मैं ये समझती हूँ कि सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, सब इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो अफवाज पाकिस्तान हो, चाहे वो पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी हो, चाहे वो हुकूमत हो, मैं समझती हूँ कि सबको इस चीज़ पे कंसेंसस होना चाहिए कि ये एक फितना है जो तबाही के लिए लॉन्च किया गया है, जिसकी शर से ना किसी का बेटा महफूज है, ना किसी की बेटी महफूज है, ना किसी की बीवी महफूज है, ना किसी का कोई रिश्तेदार महफूज है। तो ये इस शख्स को जिस तरह जो जज थी ज़ेबा, जिस तरह से इसने उसको जलसे में खड़े होके उनके बारे में इस तरह के कलिमात अदा किए, मैं समझती हूँ कि ये शख्स को वही कर सकता है जो जिसकी या तो दिमागी सेहत जो है वो जिसकी सैनिटी क्वेश्चन पे हो, या फिर वो शख्स जिसको पैसे देकर, जो कि साबित हो गया इस मुल्क के खुद की तबाही के लिए लॉन्च किया गया। मैडम ये फरमाइएगा, और दूसरी आपने सैलाब की बात की। हमारे मुल्क पर एक आफत आई हुई है, अल्लाह ताला सैलाब ज़दगान को जल्दी उनके अब घरों में आबाद करे। हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, शहबाज शरीफ साहब की किसी सूबे में हुकूमत नहीं है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ये देखे बगैर कि कौन सा सूबा किस जमात के पास है या किस जमात की हुकूमत है किस सूबे में, वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट वो हर जगह जा रहे हैं, रोज़ जा रहे हैं, एक्चुअली जाके मदद कर रहे हैं। ये नहीं कि टीवी पे बैठ के एक टेलीथॉन कर दी, 5 अरब रुपए जमा हो गए, बाद में पता चला कि वो 5 अरब रुपए जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर वो इमदाद भी डाउनलोड हो गई, राशन के पैकेट भी सोशल मीडिया पे बट गए और फिर सोशल मीडिया पे ही वो बांटे गए। और असल में क्या हुआ कि जो टैक्स पेयर का पैसा है जो इस वक्त आपको लगाना चाहिए था सैलाब ज़दगान के ऊपर, आप उसकी एक्सपेंस के ऊपर आप इमरान खान साहब हेलीकॉप्टर यूज़ करते हैं, गाड़ियाँ यूज़ करते हैं, सिक्योरिटी यूज़ करते हैं और जाते हैं फ़ोटो सेशंस के लिए। सैलाब ज़दगान को ये मदद की ज़रूरत नहीं है। उनको ये एहसास होना चाहिए कि पंजाब में उनकी हुकूमत है और KPK में उनकी हुकूमत है, और यही 2 जगह हैं जहाँ पर बहुत बड़े फ्लड्स आए हुए हैं। तो आप जिस जगह पे आपकी पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में आपकी हुकूमत है, KPK में आपकी हुकूमत है, तो आप फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर सब कुछ डाल के पतली गली से फरार नहीं हो सकते। आपका सबसे बड़ा स्टेक है इस गवर्नमेंट में, आप जिम्मेदार हैं। खड़े होके आपने कहा था कि जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के गुनाह में आप शामिल नहीं थी। अब अगर हुकूमत दोबारा ये गुनाह करती है तो क्या आप इसकी मुखालफत करेंगी? देखिए, मैं एक तो जब ये सवाल उठेगा कबल अज़ वक्त मैं स्पेकुलेशन पे इसका जवाब नहीं देना चाहूँगी। ये गुनाह है या नहीं? एक सेकेंड। दूसरी बात ये कि जिस शख्स ने ये कंट्रोवर्सी जानबूझ के छेड़ी है, उस शख्स का नाम फितना खान है, उसका काम ही फितना डालना है। और मैं अब वो किसी एक बयान पे अपने टिक जाएं कहीं, आप देख लें कि जब वो गवर्नमेंट में थे और एक पेज पे थे तो वो सिपा सालार की तारीफ़ें हमें दिन रात सुनने को मिलती थी। फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब वो हुकूमत से निकाले गए तो उन्होंने उनको मीर जाफ़र भी कहा, मीर सादिक भी कहा, XYZ भी कहा, और फिर उनको न्यूट्रल कहा, जानवर कहा। और अब अचानक अगर वो इस बात पे आ जाए, पहले वो किसी एक स्टांस पे खड़े हों तो मैं उसके ऊपर गुफ्तगू करूं। मैं अपने असूल पे खड़ी। मैडम ये फरमाइएगा कि खान साहब ने कहा है कि अगर इलेक्शन की तारीख दी जाए तो तमाम चीज़ों पे बात कर सकते हैं, मुज़ाकरात के लिए वो तैयार हैं, और सुभाष चौधरी साहब के हवाले से भी कहा है कि मैं माजरत करने के लिए भी तैयार हूं। देखिए, मेरी बात सुने, पहले आप किसी की इज्जत उछाल दें, किसी खातून जज को आप उसकी तजलील करें एक जलसे में खड़े होकर, बाद में आप आके माफ़ी मांग लें, तो ये तो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है ना। कि जो कुछ आपने करना था वो कर दिया, उसके बाद डैमेज कंट्रोल के लिए क्योंकि अपनी ज़ात पे बात आ गई है तो डिस्क्वालिफिकेशन से बचने के लिए आप ये कर दें, ये ऐसा नहीं होगा। ये हम सुन के हमारे कान पक गए कि लॉ की नज़र में सब बराबर हैं, और यही काम अगर किसी ऐसे इंसान ने किया होता जो सियासी ना होता या सियासी लीडर ना होता तो वो बेचारा तो अभी निहाल हाशमी की तरह, तलाल चौधरी की तरह, दानियाल अजीज़ साहब की तरह कोई बेचारा अगले 5-10 साल के लिए डिस्क्वालीफाई। उन्होंने तो किया ही कुछ नहीं था। माफ़ी मांगने के बावजूद निहाल हाशमी साहब के साथ ये हुआ। तो इसलिए कोई बच के निकल जाए क्योंकि उसने सियासी जमात का लबादा ओढ़ा हुआ है, तो ये काबिले माफ़ी नहीं है चीज़।
اور ججز کو بھی میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ ان کو اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیوں ایک فتنے کو مضبوط ہونے کا انجانے میں موقع دے رہے ہیں. کل کو کسی کا گھر، کسی کی عزت جو ہے وہ محفوظ نہیں ہوگی اور اس میں جوڈیشری شامل ہوگی. ایک سوال آپ نے اور کیا، وہ کیا کیا؟ الیکشن کی ڈیٹ مل جائے تو مذاکرات کے لیے بڑی آسان ہے. الیکشن کی ڈیٹ آپ کو چاہیے تو توڑیں پنجاب اسمبلی، توڑیں کے پی کی اسمبلی اور چلے جائیں الیکشن میں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ انقلاب جس کی ابھی ایکسپائری ہوئی ہے نا، یہ جو جعلی انقلاب تھا 2 مہینے سے زیادہ چل نہیں سکا اور آج پھر اپنا سی وی لے کے گھوم رہے ہیں اور بیساکھیاں ڈھونڈ رہے ہیں. وہ بیساکھیاں جو ہٹ چکی تھیں اب وہ بیساکھیاں ڈھونڈ رہے ہیں. تو یہ جو جتھے لا کر پریشر ڈال کر جو الیکشن ہو یا کوئی اور ہو، یہ کوئی جتھوں کے ساتھ پریشر کے ساتھ کوئی جو بھی یہ بلی کرنے کا طریقہ ہے نا، اس پہ نہ حکومت کو اس انسان کی کوئی بات سننی چاہیے، نہ اس کو کوئی سٹیک ہولڈر سمجھنا چاہیے. یہ پاکستان کی تباہی ہے، سٹیک ہولڈر نہیں ہے. میڈم یہ فرمائیے گا کہ پی ٹی آئی کے چند رہنماؤں کی خود اعتمادی کو کیا کہیں گی؟ تو جب بھی کال دیتے ہیں تو لوگ ان کے ساتھ نکلتے ہیں اور اسی سوری، آپ کا سوال غلط ہے. جب بھی وہ کال دیتے ہیں لوگ نہیں نکلتے. میڈم لاسٹ ٹائم آئی ایم سوری، آپ کا سوال غلط ہے. آپ کو یاد ہے نا پہلے جو کال دی تھی تو وہ انقلاب ہوا میں لٹکا رہ گیا اور واپس چلا گیا. میڈم یہ فرمائیے گا کہ پی ٹی آئی کے چند رہنما کہتے ہیں کہ عمران ایک سیکنڈ پلیز، ون بائی ون. میں ہوں نا ادھر ہی ہوں، سب کے سوال لوں گی. جی، سیاست میں مذہب کارڈ کے نقصانات ہم نے دیکھ کے ہمیشہ نقصان ہوا ہے. جو جاوید لطیف نے مذہب کارڈ استعمال کیا ہے، کیا آپ کو درست سمجھتے ہیں اس مذہب کارڈ استعمال کیا؟ دیکھیں، میں ایک بات بہت آنیسٹلی سمجھتی ہوں اور اسی چیز کے میں خلاف ہوں کہ سیاست کے اندر مذہب ایک بہت عزت اور تکریم والی مقدس چیز ہے. اس کو سیاست جیسی گھٹیا چیزوں کے لیے، اپنی ذاتی سیاست کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ میں نہیں، اپنی ذاتی سیاست کے لیے، اپنے ذاتی مقاصد کے لیے میں کہہ رہی ہوں. سیاست تو بہت بڑی، سیاست تو عبادت ہے. اگر اس کو صحیح طرح سے، سیاست صرف اقتدار کی تگ و دو نہیں ہے، سیاست عبادت ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ اپنی ذاتی مقاصد کے لیے، اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے آپ مذہب کو استعمال کریں تو وہ بری بات ہے. اور دیکھیں، کیونکہ میں اس چیز کو بھگت چکی ہوں، میں اس چیز کی وکٹم ہوں. احسن اقبال صاحب نے گولی کھائی، نواز شریف صاحب کے اوپر انہوں نے کیچڑ اچھالا، اور نواز شریف جیسے پریکٹسنگ مسلم کے اوپر احسن اقبال صاحب بھی خاندانی مذہبی آدمی ہیں، ان کے مذہبی عقائد بھی بہت اسٹرانگ ہیں. ایسے لوگوں کو جب آپ توہین کا الزام لگاتے ہو تو ان جلسوں میں، ان جو سٹ-انس تھے، جو دھرنے تھے، ان میں عمران خان جایا کرتے تھے. میری والدہ کا الیکشن تھا، NA 120 ہوا کرتا تھا میں ان کا الیکشن، جب ان کو کینسر ہو گیا وہ چلی گئیں، میں نے ان کا الیکشن لڑا. آپ یقین کریں کہ پی ٹی آئی نے اپنا مقدمہ ادھر لڑا ہی الیکشن جو ہے وہ توہین کے اوپر ہے. تو مذہب کو، اور جس جماعت کو انہوں نے مذہب کے لیے استعمال کیا، ان کے دھرنوں میں جا کے شامل ہوئے. جب اپنی حکومت آئی تو مسجدوں میں گھس کے ان کو شہید کیا، ان پر گولیاں چلائیں، نہتوں کو مارا. تو یہ ڈرامہ جو ہے نا، یہ قوم کے سامنے آنا چاہیے اور اس کو کائنڈلی مذہب کی آڑ میں چھپانے کا موقع نہ دیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو شخص، مذہب آپ کا ذاتی معاملہ ہے، یہ آپ نماز پڑھتے ہیں یا کوئی بھی ذاتی عمل کرتے ہیں، آپ کا عبادت جو ہے وہ آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. لیکن وہ آپ کا ذاتی فعل نہیں رہتا جب آپ جلسے کے سامنے کھڑے ہو کر آپ یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ کو ووٹ دینا گناہ ہے، مجھے ووٹ دینا ثواب ہے، اور اگر میرے ممبر کوئی کسی جماعت میں گئے تو وہ شرک ہے. جبکہ وہ یہ بھول چکے ہیں، اگر وہ شرک کی، آپ کو پتہ بھی ہے شرک کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ شرک کی ڈیفینیشن ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. تو آپ مذہب، اپنی سیاست کے لیے، اپنی گھٹیا سیاست کے لیے آپ مذہب کی پوری ڈکشنری بدل رہے ہیں، مذہب کا مطلب بدل رہے ہیں، مذہب کا کانسیپٹ بدل رہے ہیں، اور وہ آپ کو بھول گیا. اگر آپ کے بقول یہ شرک ہے تو سب سے بڑے شرک کرنے والے تو آپ ہیں، کیونکہ آپ نے خود ٹی وی انٹرویوز میں یہ اقرار کیا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کو یوز کر کے اپنی حکومت میں لوگوں کو ووٹنگ کے لیے لایا کرتا تھا. جب سینٹ کے الیکشن ہوئے تو سب سے بڑا شرک تو آپ نے کیا، جب آپ نے اپنے، صرف اپوزیشن کے نہیں، اپنے سینیٹرز کے لیے بھی ووٹ کرنے کے لیے، اپنے MNAs کو ووٹ کرنے کے لیے بھی آپ نے کنٹینرز میں اسٹیبلشمنٹ سے بند کرایا. تو آپ کی مذہب کی ڈیفینیشن جو ہے وہ اقتدار میں ہوتے ہوئے بدل جاتی ہے، اور جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کی مذہب کی ڈیفینیشن بدل جاتی ہے. پھر میرا جو بطور ماں اور بطور پاکستانی میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں اس چیز پہ بات کروں. جب آپ
एक मजमे के सामने खड़े होकर आप मज़हब को इस्तेमाल करते हैं। आप ये कहते हैं कि आप क्या तशरीह कर रहे हैं, आगे आपके नौजवान खड़े हैं, लोग खड़े हैं, वो अपने घरों में इन कॉन्सेप्ट्स के साथ जा रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं उनको? आप उनको ये कह रहे हैं कि मैं आपको ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझाता हूँ, और ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब जो है वो आपने बिल्कुल सियासत बना दिया। फिर आप ये कहते हैं कि अभी इसने रिसेंटली हाँ क्या बात की कि जो इसकी रीसेंट स्टेटमेंट थी वो क्या थी? नहीं वो तो थी, और भी कब्र में सवाल होंगे जी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को जब आप ये कहते हैं कि जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से चुना गया नबूवत को या जो दीन इस्लाम का मैसेज है उसको फैलाने के लिए, इसी तरह मुझे भी चुना गया, तो आप क्या बात कर रहे हैं? आपने आईने में कभी अपना मकरूह चेहरा देखा है? आपकी पूरी जिंदगी किस चीज़ से इबारत है, कभी आपने देखी? और आप माइक पे खड़े होकर जुमले कसते हैं ख़वातीन को, आप लोगों को ललकारते हैं, झूठ बोलते हैं, कभी आपने एक सच नहीं बोला, और आप अपनी इस चीज़ को इबादत से तशबीह देते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। तो मेरा तो प्रॉब्लम ये है बतौर माँ कि आप मज़हब का नाम इस्तेमाल मत करें, लोगों के जो मजहबी अकायद हैं उनको ख़राब करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये अब आपका ज़ाती फेल नहीं। जब आप माइक के सामने खड़े होकर बात करते हैं तो आपको जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए, क्योंकि इससे लाखों करोड़ों मुसलमानों के जज्बात मजरूह होते हैं। मरियम साहब एक सवाल का जवाब दीजिए कि नून लीग की हुकूमत आई थी तो कहा गया कि मुल्क दिवालिया हो रहा है, तो उसके लिए हमको स्टैंड ले रहे हैं। डॉलर महंगा, हर चीज़ महंगी, हर चीज़ ऊपर जा रही है, ऊपर से 70 जो है आपने वजीर बना दिए हैं। कंट्रीब्यूशन नून लीग की क्या है मुल्क की बेहतरी के लिए? कोई एक चीज़ गिनवा दें इन 6 महीनों में। ओ भाई एक सवाल का जवाब तो देने दे, मिक्स कर देते हो भाई। ये दोनों सवालों को मैं लिंक कर देती हूँ। देखिए, मैंने अभी आपको ये बात कही कि क्योंकि इतनी मईशत की बुरी हालत थी कि मईशत को रिवाइव करने के लिए भी चंद सालों की ज़रूरत है, चंद महीनों में ये काम नहीं हो सकता। अब वो हुकूमत नहीं है जो हीरे की अंगूठियाँ लेकर फैसला करती है, या जो फ़ाइलों पे दस्तखत कराने के लिए वो, या ज़मीन लेने के लिए उनको हीरों की अंगूठियाँ या रिश्वत की ज़रूरत है। ये वो हुकूमत है जो दिन रात एक किए हुए मुश्किल फ़ैसले लिए हैं। मैं समझती हूँ, भले मैं उन फैसलों को सपोर्ट करूँ या ना करूँ, लेकिन ये बात सच है कि शहबाज शरीफ साहब ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया है, और अब आहिस्ता आहिस्ता मईशत की रिवाइवल भी होगी इंशाअल्लाह ताला। ऊपर से ये सैलाब आ गया है। मैंने ये बात बड़ी कैटेगोरिकली कही है, और मैं दोबारा ये बात कहती हूँ कि जब कोई भी तेल की, बिजली की कीमतों को बढ़ाने का कोई डिसीजन आता है, मैं उस डिसीजन को सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि मेरी पहली जिम्मेदारी जो है वो अवाम की तरफ है। भले मेरी अपनी जमात की हुकूमत हो या इत्तेहादियों की हुकूमत हो, मैं इस डिसीजन को ओन नहीं करती, और मैं ये इस गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट भी करूँगी, और मैं ये कहूँगी कि खुदारा इस चीज़ पे तवज्जो दें, और आवाम को बिजली की कीमतों में बहुत लंबे लंबे बिल आए हैं। लोगों को जितनी उनकी तनख्वाह है उतना उससे ज़्यादा उनको बिल आया है। तो मैं बिल्कुल इस फैसले को सपोर्ट नहीं करती, और इसको ठीक करने के लिए कोशिश होनी चाहिए। हाउएवर मैं ये समझती हूँ कि इसको मईशत का जो हाल इमरान खान करके चला गया है, डबो के चला गया, उसको टाइम लगेगा। खान साहब वाला सवाल का जवाब दे दीजिए। 70 वज़रा आपने बना दी, हालत मुल्क की है, प्लीज ये थोड़ा सा वो किस लिए बने? सबको राजी कर रहे हैं? पता करके बताऊंगी। अच्छा, खान साहब तो कह रहे हैं कि मैं बहुत खतरनाक हो गया अपने मुखालिफिन के लिए। मैं तो पहले ये कह रही हूँ कि ये शख्स मुल्क के लिए खतरनाक है, मुखालिफिन के लिए नहीं। अगर ये लाडला ना रहे तो मुखालिफिन को इसको डील करना ये काम है। निकाली हैं तो हमें $1.25 अरब मिला है। अब हम जो है $500 मिलियन के वो पुर्जे खरीद रहे हैं, जहाज़ों के, डिफेंस बजट 6% बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ आए दिन बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है। क्यों हम अपनी बेसिक पॉलिसी को चेंज नहीं कर रहे कि अपने जो अखराजात हैं, बाकी अखराजात, स्पेशली डिफेंस के जो सबसे बड़े अखराजात हैं, इन पे कब कट लगेगा? देखें, ये इंटरम में तो फैसले नहीं हो सकते। इंशाअल्लाह ताला अगली गवर्नमेंट जब आएगी, इलेक्ट होकर आएगी, 5 साल के लिए आएगी, तो ये पॉलिसी है। पॉलिसी बनाने के लिए ये अभी तो सिर्फ फायर फाइटिंग हो रही है मईशत को उसमें से निकालने के लिए, तो ये बेसिकली पॉलिसी डिसीजंस हैं।
जो इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में जब एक स्टेबल हुकूमत आ जाएगी 5 साल के लिए, वो अपने पॉलिसी डिसीजंस खुद लेगी। लोग उठाए जा रहे थे, लापता हो रहे थे, और आज भी उठाए जा रहे हैं और लापता हो रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? मुझे अभी एक सहाफ़ी आपने शायद कोई सवाल पूछा था, तो मैंने उनको ये कहा कि मुझे बड़ी खुशी है कि शहबाज शरीफ साहब ने वो मुदस्सर नारों के जो केस है उसको टेक अप किया है, और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला वो इसमें कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो जाएंगे। इलेक्शन जो है आप पहले होते देख रहे हैं या फिर हुकूमत जो है इमरान खान जो इस्लामाबाद का मार्च कर रहे हैं, माजराई करने आ रहे हैं, उससे निपटने की तैयारी कर रही है, आप ठीक है? मैं तो पहले ये बात कह चुकी हूँ, वो आजकल कह रहे हैं कि मैंने बड़ा इन स्विंगर कराया, तो मैं तो पहले ये कहूँगी कि इन स्विंगर तो जिसने कराया, आप अपने पहले कोच का नाम बताएं कि कौन सा कोच है जो आपको ये मशवरे दे रहा है। और दूसरी बात मैंने आपको अभी कही है कि इमरान खान का जो लाडलापन है उसको प्रोटेक्शन देने वाले अगर अपनी इस चीज़ को छोड़ दें, इस रविश को छोड़ दें, तो इमरान खान को सॉर्ट आउट करना 3 दिन से ज़्यादा का काम नहीं है, क्योंकि कौन दे रहा है? ये तो अल्लाह बेहतर जाने कौन दे रहे हैं, वही जो कोच साहब हैं वही दे रहे हैं। अच्छा, ये बता अभी दें आपने कि नाम आप लिया क्या देख अपनी रही हैं प्रेस कि कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में को इलेक्शन करते कब हुए। होने जा रहे हैं और उसमें मुस्लिम लीग नून को कौन लीड करेगा? देखिए, आइडियली इंशाअल्लाह ताला जो इलेक्शन है वो अपने टाइम पे होना चाहिए। किसी बुली के, किसी फॉरेन फंडेड फितना के प्रेशर पे कोई फैसला नहीं होना चाहिए, और इलेक्शन को 5 साल बाद अपने टाइम पर होना चाहिए, और अपने टाइम पर उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि अपने टाइम पे ही होगा। दूसरा सवाल क्या था आपका? नून लीग को कौन लीड करेगा? जब इंशाअल्लाह ताला हम इलेक्शन के करीब पहुँचे तो जो लीडरशिप है नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, वो बैठेंगे और जमात जो है वो डिसीजन लेगी। अच्छा, बस अभी आपने नाम लिया जनरल फैज हमीद का, सवाल के जवाब में ये बताइए कि जनरल फैज हमीद के अलावा भी कोई लोग था किरदार? वैसे मैं प्रिंसिपली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट PMLN ओनली, प्रिंसिपली आई एग्री विद दैट, क्योंकि जब आप हुकूमत में आ जाते हैं तो जमात सफ़र करती है, बिकॉज आपके पास टाइम नहीं होता। तो मेरे आइडियली अगर ऐसा हो सके तो जमात का और हुकूमती ओहदा जो है वो अलग-अलग होना चाहिए, ताकि जमात भी सफ़र ना करे। जमात एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैडम ये बताइएगा कि 4 साल PTI की हुकूमत रही और आपने शदीद तनकीद का निशाना बनाया कि कश्मीर में लॉकडाउन और उधर उन्होंने सौदा कर दिया, जबकि आपकी हुकूमत में आए हुए 6 महीने तो ऊपर हो गए, एक दफ़ा भी कश्मीर का जिक्र नहीं हुआ। कल इस हवाले से भी इमरान खान साहब ने भी स्टेटमेंट दिया कि नून लीग अब भूल गई है कश्मीर को। नहीं, बिल्कुल नहीं भूली। नून लीग क्यों भूलेगी कश्मीर को? नवाज शरीफ साहब ने अपने 5 साल में जिस तरह कश्मीर का UN में भी खड़े होकर मुकदमा लड़ा था, वो तस्वीरें जो दिखाई थी बुरहान वानी साहब की, वो आज तक दुनिया को याद है, आज तक याद है। लेकिन ये जो कश्मीर के ऊपर सौदा कर, वो ट्रंप की पाँव में बैठकर सौदा करने का जो ये करके आया था इमरान खान, ये नामोशी इसके माथे से ये कलंक हटाया नहीं जा सकता। ये दूसरों को जिम्मेदार ना ठहराएं, इनका तरीका यही है कि जिस चीज़ से अपने हाथ रंगे हो वो दूसरों पे थोप दो। इसी तरह ये जो अभी इन्होंने पहले जब निकले हुकूमत से तो इन्होंने कहा अमेरिका ने मेरे ख़िलाफ़ साजिश कर दी, और एंटी अमेरिका नारे अपने खुद भी लगाए और अपने जलसों में भी लगवाए, और कहा कि मेरे ख़िलाफ़ फ़ौरन साजिश हो गई है और मेरे ख़िलाफ़ ये इम्पोर्टेड हुकूमत आ गई है। तो आप इस शख्स की ज़हनी हालत देखें, ये मेंटली डिरेंज्ड आदमी है, और मैं ऑनेस्टली समझती हूँ कि मेंटली चैलेंज्ड है। आप ये देखें कि अब क्या हो रहा है, अब 25,000 रुपया देकर $25,000 पे डेविड फेंटन को हायर किया है कि सेनेटर्स और कांग्रेसमैन में लॉबी करने के लिए, जिस डेविड की नॉन पोजीशन है कि वो पाकिस्तान के एटॉमिक प्रोग्राम के ख़िलाफ़ खड़ा रहा है और कैंपेन करता रहा है, उसको इसने हायर कर लिया है। तो मैं ये अभी जो एम्बेसडर रफ़ेल आई थी, उनसे खुफिया जो मीटिंग कर रहे थे, तस्वीर बाहर आ गई, तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि उनको क्या बता रहे थे। उनको ये बता रहे थे कि मैंने पहले ये ड्रामा किया कि मुझे अमेरिका ने निकाल दिया, और आज रेड कार्पेट बिछा के उनके इस्तकबाल हो रहे हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि जिस शख्स की ज़हनी सेहत दुरुस्त ना हो, उसकी 3 दिन पहले की जो उसकी स्टेटमेंट है वो आज की स्टेटमेंट से ना मिलती हो, मैं उस बंदे के बारे में क्या बात करूँ भाई। अच्छा मैडम, अभी आपने एक सवाल के जवाब में जनरल फैज का जिक्र किया। जी, जनरल बाजवा भी आर्मी चीफ रहे हैं, 2018 के बाद उनका कोई किरदार था या सिर्फ जनरल फैज आपका टारगेट है? मेरा टारगेट कोई भी नहीं है। मैं किसी को पर्सनली टारगेट नहीं करती। मैंने जो फैक्ट्स थे वो मैंने सिर्फ बात नहीं की, वो मैं अदालत में भी लेकर गई।
मेरा टारगेट कोई भी नहीं है। मेरा मुकदमा जो है वो सिर्फ और सिर्फ उस पे मबनी है जो फैक्ट्स हैं, और फैक्ट्स को आप नहीं बदल सकते। मरियम फराह गोगी के खिलाफ जो मुकदमा था वो ख़त्म कर दिया गया है, और आप हीरो की अंगूठी का भी अक्सर जिक्र करती हैं, तो वो हीरो की अंगूठी के स्कैंडल में क्या पेशरफ्त हुई है? मलिक रियाज को शामिल तफ्तीश किया जाएगा या नहीं? देखिए मेरी बात सुने, मैं हीरो की अंगूठी का जिक्र नहीं करती, वो ये खुद कर रही हैं कि 3 कैरेट का डायमंड नहीं चाहिए, 5 कैरेट का डायमंड चाहिए, क्योंकि फाइल पे सिग्नेचर्स होने। पेशरफ्त क्या है? तो अगर पेशरफ्त नहीं हुई तो इस पे पेशरफ्त होनी चाहिए। मुझे हुकूमत से इस बात का शिकवा है कि मुझे नहीं पता कि पॉलिसी क्या है, मैं पॉलिसी मेकिंग में शामिल नहीं हूँ, उनकी डिसीजन मेकिंग में भी मैं शामिल नहीं हूँ, मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या डिस्कशंस होते हैं। लेकिन मुझे शिकवा है कि एक शख्स जिसके हाथ हर किस्म के जुर्म से रंगे हुए हैं, वो अभी तक जो है वो किसी केस का, किसी सज़ा का उसको सामना नहीं है। तो ये पाकिस्तान के इंसाफ के ऊपर, पाकिस्तान के अदलिया के ऊपर, पाकिस्तान के सिस्टम के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। थैंक यू। नायब सदर